कोई इलाज नहीं निकला हुआ है। ये इम्यूनोग्लोबिन ए में जो इम्यूनिटी बंदरों को या घास पाती है, सब खाते थे। इम्यूनिटी सिस्टम के कमज़ोर होने से एड्स होने की संभावना रहती है। तो इम्यूनिटी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। जय हिंद दोस्तों, आज हम सब देखेंगे एड्स बीमारी के बारे में, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकला हुआ है। इस बीमारी को ठीक कैसे किया जाता है, यह बीमारी फैलता कैसे है, इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई और सबसे पहले इसके लिए ट्रीटमेंट क्या निकला और यह बीमारी को डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं एड्स जो होता है इसका डिफिनीसन क्या होता है। तो AIDS, इसका फुल फॉर्म पूरा क्या हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम हमें जन्म से प्राप्त होती है, जो कि माँ के दूध माने IgA इम्यूनोग्लोबिन ए में जो इम्यूनिटी सिस्टम हमें प्राप्त होती है, जब उसकी डिफिशियंसी हो जाती है तब हमें क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम माने क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम, माने एक लक्षण के समूह को क्या कहते हैं, सिंड्रोम। और यह लक्षण किसका रहता है, बीमारी का यानी डिसीज का। तो डिफिशियंसी हो जाती है जब इम्यूनिटी सिस्टम की, तब हो जाता है एड्स। तो एक्वायर्ड माने क्या होता है, प्राप्त हुआ। यहाँ सबसे पहले किसको हुआ था, तो 1959 में कांगो शहर में कुछ लोगों को हुआ था, जो कि अफ्रीका में हैं। तो उनको कैसे हुआ था, तो डॉक्टर हंटर हाइपोथेसिस कहता है कि जब पहले के लोग आदि मानव लोग थे तो उनके पास खाने के लिए कुछ एडवांटेज चीज़ नहीं थी, जैसे कि एग्रीकल्चर नहीं थी। तब वह क्या करते थे, बंदरों को या घास पाती यही सब खाते थे। जब वह बंदरों को मारकर खाते थे या उनके शिकार से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता था, या वह जब वह उसे खा लेते थे तो उनके शरीर में जो डिसीज़ रहती थी वह डिसीज़ ट्रांसफ़र हो जाती थी ह्यूमन बॉडी में। और जब वह डिसीज़ ह्यूमन बॉडी में कांगो शहर के कुछ लोगों को फैली, तब डॉक्टर जो थे और साइंटिस्ट थे वह बहुत ही परेशान हो गए। जब डॉक्टर साइंटिस्ट ने इस डिसीज़ के बारे में देखा तो इसे उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, इसका इलाज उन्होंने नहीं खोज पाया। इसके बाद क्या किया, उन्होंने एक दवाई बनाई, मेडिसिन। उस दवा का नाम रखा AJT, माने एजिडोथाइमिडीन। तो एजिडोथाइमिडीन जो था वह सही तो था, माने जब तक इसे लिया जाता था तब तक सही रहता था, पर इसके बहुत ही साइड इफ़ेक्ट थे। तो साइड इफ़ेक्ट इसके क्या क्या थे, माने दुष्प्रभाव। जब एजिडोथाइमिडीन को लिया जाता था तो नींद नहीं आती थी, जो इसे लेने वाला होता था पेशेंट, मसल वीकनेस थी और हार्ट और लीवर डैमेज की प्रॉब्लम थी। तो नींद ना आना, मसल वीकनेस और हार्ट एंड लीवर डैमेज की वजह से एजिडोथाइमिडीन जो है वह नहीं चला। तब एजिडोथाइमिडीन को कम डोज में देने जाने लगा। जब एजिडोथाइमिडीन को कम डोज में देने जाने लगा तो इससे क्या हुआ था, जो HIV इन्फेक्ट कर रहा था एड्स डिसीज़ के लिए, और जब इन्फेक्ट कर रहा था तो वह कम हो जाता था जब एजिडोथाइमिडीन दिया। इसके बाद जब इस मेडिसिन को पेशेंट को देना छोड़ देते थे तो वह फिर एड्स फिर से हो जाता था। जब AGT से इलाज नहीं हुआ, यानी एजिडोथाइमिडीन का कुछ साइड इफ़ेक्ट देखा गया, जैसे कि नींद ना आना, मसल वीकनेस और हार्ट एंड लीवर डैमेज का वो दिखा गया, तो साइंटिस्ट और डॉक्टर लोगों ने एक नया वैक्सीन बनाया उसके लिए। उसका नाम था सेकेंड इलाज, माने दूसरा उन्होंने इलाज निकाला, प्रोटीज इनहिबिटर। यहाँ प्रोटीज इनहिबिटर क्या करता था, जो HIV का जो इन्फेक्शन है, जो कि एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस HIV को रोकने के लिए यह ज़रूरी होता था। उसे म्यूटेंट और रिप्लाई होने में रोक देता था प्रोटीज इनहिबिटर, जिससे कि एड्स होने की संभावना ख़त्म हो जाती थी इससे। लेकिन यह प्रोटीज इनहिबिटर क्या करता था, HIV के साथ साथ शरीर के दूसरे कोशिकाओं या सेल को भी वह नुकसान पहुंचाता था प्रोटीज इनहिबिटर। इसलिए डॉक्टर्स और साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया और उन्होंने बनाया AGT और PI, माने AGT माने एजिडोथाइमिडीन और प्रोटीज इनहिबिटर से मिलाकर एंटीरेट्रोवायरल ड्रग या एंटीरेट्रोवायरल मेडिसिन बनाया। यह मेडिसिन दोनों को मिलाकर बनाई गई, इसलिए यह ज़्यादातर सफल हुई। और इसी मेडिसिन को लेकर आज जो दवा बन रही है, इसी मेडिसिन को मिलाकर और उसमें अनेक प्रकार के मॉडिफाई करके उसे बनाकर दिया जा रहा है। तो इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर होने से एड्स होने की संभावना रहती है। तो इम्यूनिटी सिस्टम सबसे पहले जान लेते हैं होता है क्या। तब जब एक बच्चा जन्म लेता है और वह अपने माँ का दूध पीता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल माने इम्यूनोग्लोबिन ए और अनेक प्रकार की इम्यूनिटी पाई जाती है। उसी इम्यूनिटी को हम कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। तो इम्यूनिटी सिस्टम जब हम अनेक प्रकार के जो डिसीज़ होते हैं हमारे अंदर होते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए जो हमारी शक्ति होती है उसी को इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। जैसे कोई पैथोजन या कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जो कि हमारे शरीर के अंदर इंटर करे और वह डिसीज़ होने का कारण बने, उस डिसीज़ होने के कारण बनने को जो भी बैक्टीरिया होगा उसे मार देता है। टी लिम्फोसाइट्स जो कि कुछ आर्मी प्रोड्यूस करता है, टी लिम्फोसाइट्स उसे मार देता है। तो उसी को कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। जब यह हमारा जो शक्ति है इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाएगा, इसके कारण हमें इन्फेक्शन हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन
और यह माइकोबैक्टीरियम टॉक्सोप्लाज्मा क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम क्या है, जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहती है तो ये माइकोबैक्टीरियम हमारे अंदर इंटर तो कर लेता है, पर इससे इम्यूनिटी सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देती है। और यह माइकोबैक्टीरियम क्या करता है, वीजिंग का काम करता है, माने इससे खांसी आना या सर्दी का काम करता है, जो कि पक्षियों में होता है। तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, इस माइकोबैक्टीरियम नहीं आ पाता। यह टॉक्सोप्लाज्मा क्या करता है, यह एक पैरासाइट की तरह काम करता है, जो कि ह्यूमन बॉडी में जब इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाती है तब माइकोबैक्टीरियम और ये टॉक्सोप्लाज्मा यह दोनों इंटर करके वहाँ एक गहरी बीमारी का कारण बन सकते हैं जब इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो। इसलिए इम्यूनिटी सिस्टम का इतना स्ट्रॉन्ग होना हमारे बॉडी में ज़रूरी है। अब हम सब देखेंगे इसके आगे। साल के अंदर 250 लाख लोग एड्स से संक्रमित होकर मर चुके हैं। एड्स का जो मेन कारण होता है, तो एड्स जो है एक वायरस के कारण होता है जिसका नाम होता है HIV। तो यह HIV क्या करता है, इसका नाम फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह एक रेट्रो वायरस का मेंबर होता है। रेट्रो वायरस का एक मेंबर होता है जो कि डिसीज काज करता है, उस डिसीज का नाम है एड्स। तो एड्स के लिए कौन सा वायरस होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस सबसे पहले क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है। जब यह ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है तब वो अपनी तुरंत संख्या नहीं बढ़ाता और ना ही अटैक करता है इम्यूनिटी सिस्टम पर। जब यह बढ़ता है तो यह बहुत ही आराम से चला जाता है बॉडी के अंदर, और जब 4 से 6 महीना 10 महीना 1 साल हो जाता है तब यह अपना रैपिडली डिवीजन स्टार्ट करता है। और जब यह स्टार्ट करता है तब क्या करता है, अपने नंबर को बढ़ाता है। जब यह एक आर्मी बना लेती है अपनी, जब आर्मी बना लेता है तब यह बॉडी पर अटैक करता है। इसके जो एड्स के लक्षण और पहचान है लगभग 10 साल में या 5 साल में बहुत दिन बाद आते हैं, 4 साल में। तो 4 साल 5 साल बाद जब इसका लक्षण आएगा तो इससे जो HIV है इसकी संख्या जो है वह बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी होंगी, जिससे कि शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम में सबसे मेन रोल जो होता है वो होता है टी लिम्फोसाइट्स, जो कि WBC में पाया जाता है। यह टी लिम्फोसाइट क्या करता है, टी लिम्फोसाइट जब कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है या टी लिम्फोसाइट्स उसको मार देता है। और जब HIV पैथोजन बनकर आया था तब वहाँ डिसीज कॉज ही नहीं कर रहा था, तब यहाँ अपनी डिवीज़न को बढ़ा लिया और टी लिम्फोसाइट को क्या कर दिया, घटा दिया, और तब यहाँ डिसीज अचानक से यहाँ कॉज कर दिया। उस डिसीज़ का नाम होता है एड्स। एड्स में क्या होता है, मल्टी फेलियर ऑर्गन, आदमी जो है वो मरता है। जब जैसे मान लीजिए भारत है, जब भारत की यहाँ सेना को हटा दिया जाए तो यहाँ से चीन बैठा है, पाकिस्तान बैठा है, अमेरिका बैठा है, कोई भी सेना इस पर हमला कर सकती है। इसी प्रकार जो ह्यूमन बॉडी है, ये इम्यूनिटी सिस्टम माने ये फौजी हैं, तो जब टी लिम्फोसाइट नाम के फौजी जो हैं इन्हें हटा दिया जाए तो या तो डिसीज, कुछ भी डिसीज़ हो सकता है जो कि हार्ट फेलियर हो सकता है, या हमें सर्दी जुकाम से भी, जिससे हम शरीर में शक्ति हमारे नहीं रहेगी तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब यह जुकाम और सर्दी बुखार भी हमारी जान ले सकती हैं। सबसे ज़्यादा फीवर की वजह से भी हम मर सकते हैं जब एड्स से ग्रसित होंगे तब। जो HIV वायरस है वह इन्फेक्ट कैसे करता है बॉडी के सेल को, और वह एड्स को कैसे लाता है, माने एड्स बीमारी को कैसे फैलाता है, एक ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो HIV जो होता है वह रेट्रोवायरस का एक मेंबर होता है। हमने आपको बताया रेट्रोवायरस एक प्रकार का मेंबर है जिसमें वायरस पाए जाते हैं, तो उसी का मेंबर है HIV। HIV में एक प्रोटीन का इन्वॉल्व बना होता है, या क्या है, प्रोटीन का इन्वॉल्व। यहाँ प्रोटीन का इन्वॉल्व जब इसके अंदर जाता है एनिमल या ह्यूमन सेल के अंदर, यहाँ प्रोटीन का इन्वॉल्व खाली हो जाता है। तो यहाँ जो प्रोटीन का इन्वॉल्व खाली हो जाता है तो यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। तो यहाँ क्या हो गया, जब इसमें आ गया तो इसे वायरल RNA कहेंगे। यहाँ वायरल RNA कन्वर्ट हो जाता है वायरल DNA में। इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, जब DNA से RNA बनता है तो वहाँ ट्रांसक्रिप्शन होता है और उस ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से, और जब RNA से DNA बनता है तो वहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से RNA से DNA बन जाता है। जब यहाँ वायरल DNA हो जाता है तो यहाँ होस्ट के जीनोम में चला जाता है। होस्ट के जीनोम में जाने का मतलब क्या है, तो जो बॉडी है इसके जो सेल हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस, क्रोमोजोम के अंदर DNA, तो यहाँ प्रत्येक सेल के DNA में चला जाता है। जब DNA में चला जाता है तो बॉडी सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, और हमारी खुद की ही जो बॉडी की सेल होती है वह प्रोड्यूस करती है नए वायरस को प्रोड्यूस करती है। और जब यहाँ नए वायरस को प्रोड्यूस करती है तो यह सबसे भयंकर हो जाता है। और यहाँ नए वायरस जो इतने भी अदर सेल रहेंगे उनको क्या करती है, इफेक्ट करती है, और यहाँ इफेक्ट करके प्रभावित करती है। और जब इसे प्रभावित कर देती है तो बॉडी का जो टी लिम्फोसाइट्स होता है वहाँ इसे एकदम से ख़त्म कर देती है।
एकदम से ख़त्म कर देती है, तो बॉडी में कोई भी शक्ति बची ही नहीं रहती। और जब बॉडी में शक्ति ही नहीं रहेगी, माने इम्यूनिटी सिस्टम ही नहीं रहेगा, तब जो है बॉडी अपनी रक्षा कैसे करेगा, अपना प्रोटेक्शन कैसे करेगा। तो एड्स जो है इसको फैलाया कैसे जा सकता है, किस किस माध्यम से फैलता है। तो एड्स जो है सबसे पहला इसका माध्यम है ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से। जो ब्लड है, जैसे जो नीडल है, नीडल से यदि आप एक ही नीडल से आप 10-5 लोगों को या 2 लोगों को जो लगाते हैं, किसी एड्स के पेशेंट को भी लगा दिए उसी में, तो एड्स को पेशेंट के साथ साथ जितने भी लोग उस नीडल का इस्तेमाल करेंगे सबको हो जाएगा। दूसरा इसका वो है जो ड्रग्स और अब्यूज़ लेते हैं, एक ड्रग्स लेते हैं नीडल के द्वारा, तो उस नीडल के द्वारा जितने भी यदि आपके आसपास एड्स के पेशेंट हैं तो उनको भी हो जाएगा, और उनके साथ साथ जितने भी लोग उस ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे उनको हो जाएगा। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन माने यदि आप जब बार से जाते हैं तो सेविंग कराते हैं, जब एड्स के पेशेंट का जो खून है उसमें लग जाएगा, और वही खून जो है आपको भी ऐसे करके आपका भी कट गया, उससे मैच कर गया, जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ आपस में, तैसे ही जो है एड्स का जो HIV वायरस है वह एंटर कर जाएगा ब्लड में। यदि इम्यूनिटी सिस्टम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है तब तो HIV थोड़ी मात्रा में रहता है, वह उसे ख़त्म कर देगा। लेकिन यदि ख़त्म नहीं हुआ तो HIV आगे चलकर उसे म्यूटेंट और रैपिडली डिवीज़न करेगा, जिसके कारण जो है एड्स के पेशेंट को बहुत भारी भरकम नुकसान होना पड़ेगा। इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड माने जो लक्षण आने का या पहचानने का जो समय है वह बहुत देर होता है, लगभग 4 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में होता है HIV का पहचानने का नियम। और यह फैलता है किससे? फैलता है जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके एक से अधिक मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं फॉर सेक्सुअल के लिए अधिक से मल्टीपल पार्टनर रहते हैं। देखिए HIV को जीने के लिए 2 चीज़ चाहिए। सबसे पहला है ब्लड। मैंने बताया ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कैसे फैलता है या ब्लड ट्रांसप्लांट होने से कैसे फैलता है। इसलिए जब ब्लड ट्रांसप्लांट आप कराएंगे तो ब्लड ट्रांसप्लांट में पहले ही उसकी जाँच हो जाती है कि जो है HIV पेशेंट HIV से इन्फेक्ट तो नहीं है, उसे एड्स डिसीज़ तो नहीं हुआ है। तो ब्लड एक जो HIV वायरस है जो कि एड्स को फैलाता है, वहाँ एक ब्लड में जीवित रह सकता है और एक रह सकता है गैमेट। तो गैमेट के 2 प्रकार होते हैं, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट होता है वो स्पर्म, ठीक है। तो जब सीमेन से वह ओवम में चला जाएगा, यदि सीमेन में HIV इन्फेक्ट कर रहेगा या ओवम में रहेगा तो इससे इसमें हो जाएगा। तो एक से ज़्यादा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को भी हो सकता है एड्स की डिसीज़। तो ये 2 जगह जीवित रहते हैं, ब्लड और गैमेट में। एड्स जो है वह कॉन्जेनिटल डिसीज़ भी हो सकता है। कॉन्जेनिटल डिसीज़ का मतलब क्या है? जैसे वह मदर से चाइल्ड में हो सकता है, उससे प्लेसेंटा के थ्रू। जैसे मदर में जो फोइटस पल रहा होगा, यदि मदर एड्स की पेशेंट है या उन्हें एड्स से संक्रमित हैं तो उससे फोइटस में वह ट्रांसफ़र हो जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू, तो हम बच्चा भी एड्स का पेशेंट हो सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे जो एड्स होता है इसका डायग्नोसिस माने इसे पहचाना कैसे जाता है, जब सिम्टम आने से पहले कैसे आप पहचान सकते हैं। तो सिम्टम आने से पहले एक वो है संस्था एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें क्या करता है, इसमें जो होता है HIV इन्फेक्शन बॉडी के अंदर इंटर किया गया है कि नहीं, इसमें यहाँ पहचाना किया गया है। यदि HIV इन्फेक्ट किया गया होगा, बॉडी के अंदर इन्फेक्ट होगा या बॉडी के अंदर इंटर किया गया होगा और अफेक्ट कर रहा होगा बॉडी के सेल को, तब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे से आप पता लगा सकते हैं कि इससे एड्स का पेशेंट यहाँ होने वाला है, बल्कि ना हुआ हो। जैसे अभी मान लीजिए मैं एड्स का पेशेंट नहीं हूँ, मैंने एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे से अपना टेस्ट करवाया, मैं HIV वायरस जो है मेरे अंदर पाया गया, तो मैं आगे चलकर हो जाऊँगा। इससे यहाँ निकलेगा एलिसा से, ठीक है। अब यहाँ जो एलिसा है, एड्स के पेशेंट को बचने के लिए क्या क्या उपाय किया जाता है। देखिए एड्स जो है उससे प्रोलॉन्ग्ड लाइफ हो सकती है, माने जो लाइफ है वहाँ बढ़ा दी जा सकती है, लाइफ को बढ़ा दिया जा सकता है, परंतु इसका कोई अभी डायरेक्ट इलाज नहीं आया है कि इसे एड्स के पेशेंट को पूरी तरह से ठीक कर दिया जाए। तो इसीलिए सबसे पहला इसका इलाज है कि इससे बचे रहना हो, इसका प्रथम इलाज है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए कई उपाय बनाए हैं कि HIV इन्फेक्शन से आप कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जितना हम बात जानते थे आप सबसे डिस्कस कर लिए, तो उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद।